शिव और शक्ति का मिलन हठ योग भी कहलाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 72,72,10,202 नस नाड़ियों को शुद्ध और पवित्र और एक्टिवेट करता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ये जो सफेद नमक आता है दूसरा नॉर्मल नमक आयोडीन बोलते हैं, इस नमक को तो छूना ही नहीं है, जहर है ये शरीर के लिए। योग कोई केवल एक्सरसाइज थोड़ी है, योग जीवन जीने की कला है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। कर्म उनकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, कराता हूँ लोगों को। नमस्कार, वेलकम टू द आवर शो धर्म सूत्र पॉडकास्ट शो। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। आज हमारे साथ हैं, क्योंकि आज का एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एक एक मिनट बहुत मजेदार होने वाली है और बहुत कुछ चेंज कर सकती है। क्योंकि आज हमारे साथ जो है फेमस योग गुरु सोहित योगी जी। वैसे तो इन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा नाम और फेमस सर का। तो चलिए सर से ही मिलते हैं और आज का पॉडकास्ट इंजॉयमेंट बनाते हैं। चलिए सोहित सर से मिलते हैं। नमस्कार सोहित सर, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। आपने अपने इस धर्म सूत्र चैनल पर हमें इनवाइट किया अपनी स्टूडियो में, तो आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं पहले तो आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूंगी, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया सर। और सर मैं जानना चाहूंगी, जैसे आप योग गुरु हैं, तो मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगी कि आप इस फील्ड में कैसे आए, योग के लिए आपकी कैसे प्रेरणा मिली और आपकी लाइफ में किस तरीके से योग ने काम किया? सर 1999 से यानी कक्षा 6 से गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल में अध्ययन करते थे। और गुरुकुल में प्रातः काल 4 बजे उठा करके 5 बजे हमें योग के लिए जाना होता था, व्यायाम के लिए जाना होता था। तो वहाँ कक्षा 12 तक हमने नियमित रूप से 1 घंटा योग आसन हम विशेष रूप से करते थे। उसके बाद 2010 में मेरठ के अंदर एक सेंटर था, योग सेंटर। वहां पर मुझे पता चला कि योग में MA, MSc, BA, BSc डिप्लोमा वगैरह होते हैं। वहां से मैं एक पतंजलि गया हरिद्वार, वहां से मास्टर्स किया, MA किया और देव संस्कृति विश्वविद्यालय वहां से मैंने डिप्लोमा किया। और उसके बाद 2012-13 के बाद में फिर हमने ये सब चीजें करनी शुरू कर दी और इसको अपना एक प्रोफेशन बनाया। सही बात यह है कि जब छोटे से ही यानी 6 क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है, वो अपनी पढ़ाई को या अपने डेली रूटीन में, अपनी शिक्षा में कुछ ऐसा देखता है कि जो उसे अच्छा लगता हो। या पढ़ते समय डेली जब सुबह सुबह आसन के साथ शुरुआत होती है, उस समय तो खैर मुश्किल लगता था, परंतु उसको धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में रमता चला गया और हम करते करते उसको महसूस भी करते थे। उस समय पर मैंने देखा कि जो बच्चे प्रतिदिन योग क्लास नहीं जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं बीमार ज्यादा होते थे। किसी को बुखार आ रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है और कई रोग उनके शरीर में आते थे। तो धीरे धीरे ये पता चला कि इस योग के माध्यम से अपने आजीविका का साधन भी इसको बनाया जा सकता है और लोगों को स्वस्थ भी किया जा सकता है। तो ये मेरी हॉबी थी, हॉबी बन गई। और हॉबी जब आपका काम बन जाए तो समझ लीजिए वो बहुत ऊंचाइयों की ओर जाता है। बिल्कुल सर जी। जैसे योग लोग जो करते हैं तो उनको एक सही, कई तरीके के योग होते हैं। हठा योग बोला जाता है, एक अष्टांग योग बोला जाता है। तो ये किस तरीके के योग होते हैं? हठ योग तो गुरु गोरखनाथ जी की एक पद्धति है। उनकी पद्धति में हठ को कह सकते हैं दृढ़ता पूर्वक, बल पूर्वक। जी जी जी। और एक इसकी आध्यात्मिक डेफिनेशन भी है और ठा का मिलन हठ योग है। यानी शिव और शक्ति का मिलन हठ योग भी कहलाता है। लेकिन अगर हम कहें तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध हठ योग के अंतर्गत आते हैं। जितने हम आसन करते हैं, यानी भारत के अंदर जितना आप योग और योगा देख रहे हैं, वो सब हठ योग के अंतर्गत आता है। स्वामी रामदेव जी जो कराते हैं वो हठ योग के अंतर्गत आता है विशेष रूप से। अष्टांग योग क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अष्टांग योग अपने में इतने बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर पूरा एक दिन बोला जा सकता है और फिर भी खत्म नहीं होगा। ये अपने में इतना बड़ा महर्षि पतंजलि का दिया हुआ अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अर्थात अष्टांग का मतलब 8 अंग योग के। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी आंतरिक सुचिता और बाह्य सुचिता। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं योग करना चाहता हूं, मैं योग करता हूं, मैं डेली योग करता हूं, वो सिर्फ आसन करते हैं। अष्टांग योग का केवल एक अंग है आसन। यम नियम के बारे में तो पता ही नहीं है लोगों को। नहीं पता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मतलब
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सत्य का उच्चारण करना चाहिए, कहीं कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये यम सिखाते हैं। नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी बाहर की शुचिता और आंतरिक शुचिता, संतोष भी आना चाहिए, परमात्मा का भक्त भी होना चाहिए, संतोषी भी होना चाहिए। उसके बाद आता है आसन का नंबर। अब योग क्लास में क्या होता है, जाएंगे जी गुरु जी हमें तो वेट कम करना है जी, आसन करा दो, तो वो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, चले जाते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। कुछ लोग मेडिटेशन को जानते हैं। ये आसन तो तीसरे नंबर पर आता है। आंतरिक और बाह्य पवित्रता को करने के बाद तीसरा नंबर आता है आसन का। आसन के बाद प्राणायाम, और आसन भी 16 आसन हठ प्रदीपिका में, घेरन संहिता में 25 आसनों का वर्णन है, 22 आसनों का वर्णन है। तो ऐसे ही बहुत सारे आसन फिर उसके बाद बने हैं, अलग अलग आसन, प्राणायाम मुद्रा बंदे पुस्तक में बहुत सारे आसनों का वर्णन है। फिर प्राणायाम आते हैं। प्राणायाम कहीं 7 है, कहीं 9 है। इस तरीके से अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, इस तरीके से प्राणायाम है। फिर प्राणायाम के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। ये अष्टांग योग है। मैंने सूक्ष्म में आपको बता दिया। अब समाधि के ऊपर पीएचडी करते हैं लोग। समाधि के आगे भी अगर आप देखो, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन है। उसके बाद फिर केवल समाधि का वर्णन है, यानी बिल्कुल विचार शून्य हो जाता है। तदेवार्थ निवासम स्वरूप शून्य विभा समाधि। ये मैं आपको अध्यात्म की ओर ले जा रहा हूं कि अर्थात जब व्यक्ति का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही विचार शून्य हो जाते हैं, उस समय पर आप समाधि की स्थिति को प्राप्त करते हो। तो अष्टांग योग बहुत अच्छी चीज है। इसको पढ़ना चाहिए, प्रत्येक बच्चों को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक माओ को पढ़ना चाहिए, और उसको अपने ऊपर पालन भी करना चाहिए। केवल आसन करने से तो देखो आपके आपके घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, बैक, ये आपके मोटापा ही सब कम होंगे। पर आंतरिक और बाह्य पवित्रता के लिए अष्टांग योग को अपनाना चाहिए। जी, तो अष्टांग योग काफी मतलब डेप्थ में लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही सर आपसे ही जाना कि इतना बस होता है, नाम सुन लिया अष्टांग योग क्या होता है। हठ योग क्योंकि डेप्थ में आपसे ही जान पाई हो। तो मान लीजिए जो योग है ये वेट कम करने में कैसे मदद करता है, क्योंकि योग से तो आप शरीर को एक तरीके से स्वस्थ रखने के लिए मैंने एक महीने में 10-10, 12-12 किलो और मैक्स टू मैक्स 15 किलो वजन भी कम किया है। मतलब किस तरीके से, उसकी शुरुआत कैसे? देखिए, सबसे मेन चीज है, बहुत सारी माताएं बहनें, खासकर आप भी एक महिला है तो आपको भी ये जानने में उत्सुकता होगी। बिल्कुल है सर। और वजन कम करने का सबसे बड़ा जो सरल तरीका है और ना कम होने का सबसे बड़ा कारण है, हमारी माताओं की 2-3 समस्याएं होती हैं। तो थायराइड की समस्या हो सकती है, या हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से भी वजन जो है उनका, या पीसीओडी भी एक कारण हो सकती है, सिस्ट भी एक कारण हो सकती है। और साथ में मैंने अभी ऑफ कैमरा हम आपसे बात कर रहे थे, एक बड़ा कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण। स्ट्रेस के कारण मोटापा बढ़ता है। थायराइड भी नहीं है, हार्मोनल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में उन्हें तो ये देखना है कि वो तनाव में तो नहीं रहते, स्ट्रेस तो नहीं लेते। अगर वो स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो उनको स्ट्रेस और तनाव को खत्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तनाव, स्ट्रेस लेने से आपकी इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक होने से आपके शरीर में रोग पैदा होते हैं। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, शरीर के अंदर रोग आएंगे। तो वजन कम करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहीं गलती कहाँ कर रहे हो। या तो डाइट में तो मुझसे कहेंगे, और गुरुजी मैंने ना आपका योगा ज्वाइन किए हुए ना 1 महीना हुआ, कोई लोग बोलते हैं कि मेरा ना वजन कम नहीं हुआ। मैं उनसे पूछता हूँ फिर कि आप बताइए कि आपने क्या डाइट फॉलो किया। ये वो ना, मैं 3 रोटी दोपहर में खाती हूँ, 2 रोटी शाम को खाती हूँ, और फिर जो आपने डाइट प्लान दिया है उसको फॉलो करती हूँ। मतलब जो अलग डाइट है वो अलग है, जो अपना अलग डाइट, दोनों मिक्स करके डाइट चल रहे हैं। हम जो डाइट प्लान देते हैं, हम उस डाइट प्लान को बोलते हैं इसी को ही फॉलो करना है, इसके अन्यथा कुछ नहीं खाना है आपको। एक बात ये हो गई। ठीक है। दूसरा, सबसे बड़ी गलती माताएं बहनें, खासकर पुरुष कम करते हैं, माताएं बहनें ज्यादा करती हैं। पति का बचा हुआ माँ को खाना है, बच्चों का बचा हुआ माँ को खाना है। फ्रिज से एक बार नहीं खाना खाएंगे ठीक से बैठ के, किचन में काम करते करते फ्रिज से लेके कुछ खा लिया, कहीं से कोई फल उठा के खा लिया, एक बिस्किट खा लिया, ऐसे पूरे दिन 10-20 मिनट में, आधा घंटे में, और खाने के टाइम पे पता चलेगा ये एक ही रोटी खाई है। होता है कि ऐसा नहीं होता? ये मेरे पास बहुत ज्यादा प्रश्न आता है कि हम नहीं खाते, लेकिन ये आप कभी एनालाइज इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ माताएं बहनें हमारी जरूर ध्यान देंगी, तो ये कारण हो सकता है वजन ना कम होने का। लेकिन मेरी जो क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास में देता हूँ, और पूरे देश और विदेशों में बहुत सारी क्लासेस मेरी चलती हैं। हमारे यहाँ सीट नहीं मिलती है, हमारे यहाँ क्लास में फुल रहते हैं बैच, 1 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है। तो हम वजन कम करने पे ऐसे काम करते हैं, हमारा एक नियम रहता है कि एक तो जो हम बताएंगे आपको वो फॉलो करना है। एक तरीका हमारे पास दूसरा है कि आप खाना तो आप जो खा रहे हो उसको आधा कर दो,
ठीक है, मतलब 50% करना आप पड़ेगा। जो भी खा रहे हो, ठीक हम है। आपको ना तो बाहर का रोक रहे हैं ना घर का रोक रहे हैं, आप खाने को आधा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन दूसरा काम आपको क्या करना है, शाम को मेरे कहने से सिर्फ लौकी खानी है, सिर्फ लौकी, और वो भी उबाल के। मतलब लौकी से वेट कम हो सकता है मतलब। 100% लौकी रात को उबालिए, टेस्ट के लिए हल्का सा सेंधा नमक डाल लीजिए, ठीक बाकी है। कुछ नहीं उसमें टेस्ट डालना। भाई मैंने स्वामी रामदेव जी को सुना, स्वामी रामदेव जी बोलते हैं लौकी के खाने से इतना वजन, 10 किलो वजन, 15 किलो वजन कम हो गया। मैंने सोचा ये होता भी है कि नहीं, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। नहीं, मैंने 10 दिन शाम के समय केवल लौकी उबाल के खाई, उसमें हल्का सा मतलब नमक आपने डाल। दिन में नॉर्मल खाना खाया? नॉर्मल मैं तो 2-3 रोटी खाता हूँ, मतलब जो भी वही। है नॉर्मल जो खाना जो खाते हैं, उसके बाद फिर शाम को सिर्फ लौकी का सेवन करना है। हाँ, 2 रोटी दोपहर में खाई, दाल या सब्जी और सलाद खाई, और शाम को रात को डिनर में, वो भी 6-7 बजे के आसपास, 7 बजे मेरी क्लासेस पूरी हो जाती है, तो 7 बजे मैंने लौकी उबाली और उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाला और वो खा ली। सुबह में, अभी बात पूरी नहीं हुई है, सुबह में खाली पेट लौकी का जूस पीता हूँ। अच्छा, मतलब सुबह। मैंने वो 10 दिन किया, ठीक है। और 10 दिन में मेरा तो वजन ज्यादा नहीं है। अगर कोई जिसका 100 किलो वजन है और वो 10 दिन करे तो उसका 5 किलो वजन 10 दिन में कम हो जाएगा, करके देख लो। मेरा वजन ज्यादा नहीं है, तो 3 किलो तो मेरा भी हो गया, मतलब क्योंकि मेरा वजन भी ज्यादा नहीं है ना। देखो, ज्यादा डाइट भी नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग में आपको लौकी का जूस लेना और शाम को। इससे जिसका ज्यादा वजन है, जितना बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। वो देखो, मैं तो लौकी को फैट कटर का काम मानता हूँ, वो लौकी फैट कटर का काम करती है और जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। हाँ, और वो एक तरीके से यूरिन के रास्ते निकल भी जाती है बाहर, तो वो आपको परेशान नहीं करेगी और बढ़िया नींद आएगी, ना आपको ज्यादा भी नींद आएगी ना कम नींद आएगी। सुबह आप हल्के ताजे फ्रेश उठोगे, तो लौकी का काम बहुत बढ़िया है। 2 तरीके हो गए, तो डाइट प्लान फॉलो करो, और तीसरा ईमानदारी से एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज में यानी योग करना बहुत जरूरी, ईमानदारी से। बिल्कुल। 1 घंटा प्रतिदिन अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। अगर नहीं आप निकालते हो 1 घंटा, तो निश्चित रूप से डॉक्टर वैद्यों हकीमों के चक्कर काटोगे, फिर निकालोगे। पूरे 24 घंटे की छुट्टी आपको करनी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल तो सर। समय निकालो, एक्सरसाइज करो, डाइट को फॉलो करो, जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा, मीठा, नमक ना के बराबर खाओ। अच्छा, नमक को भी बहुत कम करना पड़ता है? नमक भी कम करना पड़ेगा। सेलिब्रिटीज हैं जो अपने फिगर को 0 फिगर मेंटेन करके रखते हैं, उनको क्या है, नमक तो छूते भी नहीं है वो लोग, बिल्कुल जीने के लिए हल्का हल्का नमक खाते हैं। तो नमक भी हमारे वजन को बढ़ाने में काम करता है, और खासकर सूर्यास्त के बाद, रात को खासकर सूर्यास्त के बाद तो नमक खाना ही नहीं है। अब देख लो ये चमत्कार करके, काफी इफेक्टिव है कि सूर्यास्त का नमक, मतलब नमक भी 2 तरीके का होता है, कौन सा खाना? कोई भी नमक नहीं खाना है सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले सेंधा नमक खाना है। मतलब सेंधा नमक ज्यादा, ये जो सफेद नमक आता है दूसरा, नॉर्मल नमक, आयोडीन बोलते हैं, इस नमक को तो छूना ही नहीं है, जहर है ये शरीर के लिए, इसको खाना ही नहीं। लीवर आपका चला जाएगा, किडनी भी चली जाएगी, और थायराइड की भी बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए सेंधा नमक, मैंने अपने घर में गाँव में पिछले 10 सालों से सेंधा नमक का प्रयोग करा रहा हूँ। 10 साल। कहते हैं सेंधा नमक खाने से आयोडीन बहुत जरूरी है शरीर के लिए। तो जो आप व्हाइट वाला, हम लोग जो नॉर्मल सब लोग खाते हैं, बहुत कम ही फैमिलीज होगी जहाँ पे सेंधा नमक यूज होता है। तो कहते हैं कहीं ना कहीं बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी लो होने लगता है। 10 वर्षों से मेरे परिवार में हो रहा है तो ऐसा नहीं होता। और मेरी माता जी बीपी की पिछले 40 साल से मरीज है। बीपी लो, बीपी हाई की 40 साल से मरीज है। उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। दवाइयां अपनी नॉर्मल जो लेती हैं, योग तो वो करती नहीं है, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमसे तो वो ये बोलती हैं कि आप दूसरों को सिखाइए, हमें मत सिखाइए। तो वो योग तो वो करती नहीं है मेरे कहने से भी। हो सकता है कोई और डॉक्टर या कोई और बोले तो वो कर ले, अलग बात है, तो उनको कोई नुकसान नहीं है। और मेरे फादर की 66 की एज है, वो भी सेंधा नमक खाते हैं, तो कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। सेंधा नमक खाना है सबसे बेस्ट है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बोला भी था कि जीरे का पानी। हाँ, जीरे का पानी, मतलब कह सकते हैं स्पाइसेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वेट लूज करने में मदद करते हैं। तो कौन कौन से स्पाइसेस होते हैं? देखो, एक चीज मैं, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा कि रात को 1 चम्मच त्रिफला भिगो दो। हरड़, बहेड़ा, आंवला जो होता है त्रिफला, उसको 1 चम्मच भिगो दीजिए। कहीं से अच्छा त्रिफला ले लो। जी जी। ये भी एक फैट कटर का ही काम करता है। या आप हमें दूसरा फैट कटर बता रहे हैं? हाँ, रात को 1 चम्मच भिगो दीजिए, सुबह उसको उबालिए, और उसमें 1 चम्मच गुनगुने में, और उबाल के नॉर्मल कर लो, और 1 चम्मच शहद डालो और घोल के उसको पी लीजिए। शुरू में हो सकता है लूज मोशन लगे, तो आप उससे घबराना नहीं है। ठीक है। तो वही समझिए कि आपके सब आंतों को, पेट को साफ कर रहा है, मुरे रेक्टम को, मलाशय को पूरा क्लीन करेगा, वो फैट कटर का काम करेगा।
फिर मैं इसके साथ एक बात कहूंगा, चाहे तो आप योग करो, एरोबिक करो, जुम्बा करो, डांस करो, कुछ भी करो, चाहे आप डाइट प्लान फॉलो करो, चाहे आप ये फैट कटर यूज करो, लौकी खाओ, कुछ भी खाओ, परंतु यदि आप, मैंने तो कहा कि जी आप ये त्रिफला का पानी पी लो और साथ में पता चला दोपहर में 8 रोटी खा ली, हाँ, तो फिर कहाँ वो कुछ नहीं करेगा जी। फिर तो डाइट, शाम को लौकी खाओ, दोपहर में 8 रोटी खाओ, फिर कुछ नहीं होने वाला। डाइट तो 50%। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे तो पूरे दिन में 18 रोटी होती है, हाँ, और लगभग चावल भी होते हैं ठीक ठाक, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। सीधा सीधा इसका फंडा है वेट लॉस का, खासकर सीधा सीधा तरीका है कि जितना आप फिजिकल मेहनत कर रहे हो, जितनी आप कैलोरी ले रहे हो, खासकर क्या आप उनको बर्न कर पा रहे हो? जिनका बैठने का काम ज्यादा है, जिनका घर से सुबह उठने के बाद में जैसे तैसे करके ब्रश किया, नहाए धोए, जैसे तैसे लिफ्ट से नीचे उतरे, गाड़ी ली और वहां से ऑफिस में लिफ्ट में गए, बैठ गए, वहां से फिर आए, फिर वैसे ही सो गए, बिस्तर बैठकर वहीं पीछे को लटक गए, हाँ, उनका वजन भी बढ़ेगा, हार्ट की बीमारी भी होगी, बीपी की बीमारी भी होगी, लीवर भी खराब हो जाएगा, किडनी की समस्या भी होगी, घुटने भी चले जाएंगे एक टाइम पे आके, और दिमाग में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि इनका स्ट्रेस लेवल भी तो बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल तो देखो, जब सिस्टम नहीं है उनका जीवन जीने का, कोई मतलब रूल ही नहीं। योग कोई केवल एक्सरसाइज थोड़ी है, योग जीवन जीने की कला है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। कर्म, उनकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, कराता हूँ लोगों को। योगा कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। प्रातःकाल सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक जितने भी आप काम करो वो कुशलता पूर्वक करो, वो योग है। तो जो मैं कह रहा था कि जिनकी ऐसी रूटीन है, उनको डाइट बहुत कम लेनी पड़ेगी, उनको जीने के लिए खाना पड़ेगा। एक रोटी दोपहर में खा ली, शाम को दलिया खा लिया, लौकी खा ली, या तोरी की सब्जी खा ली, रात को रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, जिनकी ऐसी लाइफस्टाइल है। अब एक रिक्शे वाला अगर मुझे मिले, या कोई एक श्रमिक है, या कोई एक खेत में किसान है, वो कह रहे हैं कि मेरा डाइट प्लान बनाओ, मैं ऐसा डाइट बना दूंगा उसको, वो तो मर जाएगा, वो बचेगा। परिश्रम ज्यादा है ना। हाँ, मेरे घर में जो लोग खेत में काम करने जाते हैं, 4-4 5-5 रोटी सुबह खा जाते हैं, फिर दोपहर में खाते हैं, फिर रात को फिर इतनी रोटी खा के सोते हैं। और मैं हूँ, जब मैं घर पहुंचता हूँ तो मैं 2 रोटी खाता हूँ। मेरी माँ कहती है मेरे से कि तू कुछ खाता ही नहीं है। मैं कहा मेरी मम्मी, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मैं योग टीचर हूँ, मेरी फिजिकल मेहनत है पर उतनी भी नहीं है, मैं कराता ज्यादा हूँ, करता कम हूँ। भाई मेरे हर घंटे में 10-10 20-20 मिनट होते हैं, तो उसमें मेरा 1-1.5 घंटा हो पाता है, तो बैठने का भी रहता है और ट्रेवलिंग बहुत रहती है। तो मेरी माँ, मैं तो 2 रोटी दोपहर को खाता हूँ और शाम को हरी सब्जी ले ली, कोई या लौकी ले लिया, तोरी ले लिया, या 1 गिलास दूध पी लिया, इतना ही मेरे लिए बहुत होता है, और पूरा एनर्जेटिक रहता हूँ। ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को नींद ज्यादा आएगी, बिल्कुल। ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को गैस बनेगी, अपच होगी, एसिडिटी होगी, मतलब वो खुद इतना परेशान हो जाएगा तो दूसरों को भी परेशान ही रखेगा। ज्यादा खाना, अनाड़ी हमारे यहाँ कहा जाता है कि अनाड़ी खा के मरेगा या खा के मरेगा, समझे? या तो वजन उठा के मरेगा या खाना खा के मरेगा। कम खाओगे तो ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाओगे तो कम खाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा खाओगे तो कम जियोगे, और कम जियोगे तो कम खाओगे। अब कम खाओगे तो ज्यादा जियोगे, और ज्यादा जियोगे तो ज्यादा खाओगे, सीधी सी बात है। सही बात है सर। तो इस तरीके से आप वेट को मेंटेन कर सकते हो। इस पर हमने लंबी चर्चा कर ली है। बिल्कुल नहीं सर, एक है कि मान लेते हैं जैसे एक यंग एज वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं ये चीज मेंटेन कर लेते हैं। जो एक 40 के बाद, जब खासकर मैं महिलाओं को लेके चलूंगी, उसके बाद उनके कमर में और घुटने में जो पेन आता है, तो उसके लिए योग कहाँ किस तरीके से काम करेगा? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक संजीवनी का काम करेगा ही करेगा। तो उन लोगों के लिए आपके क्या विचार रहेंगे? चंडीगढ़ में एक महिला है, वो हमारे पास योग कर रही है पिछले 3 साल से जी, और एक अंबाला में रहती हैं, और पंजाब में मैंने देखा मोटापे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि और साथ ही साथ हर जगह मोटापे की प्रॉब्लम है। पंजाब में ज्यादा है, अगर रेशियो आप निकालोगे तो पंजाब में ज्यादा है, भारत के अंदर पंजाब में ज्यादा है, सबसे ज्यादा पंजाब। हाँ, क्योंकि खान पान उनके बहुत हैवी होते हैं। मेरे पास कॉल्स जो है 50% पंजाब से और 50% ऑल ओवर वर्ल्ड से आती हैं। क्लास में भी ऐसे ही हैं लोग। वो ये कहती हैं कि सर, मैंने जब आपकी क्लास ज्वाइन की थी तो मुझ पर चला भी नहीं जाता था, बल्कि मैंने उनको मना कर दिया था कि आपको क्लास हम ज्वाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारी क्लास फिटनेस की होती है और वेट लॉस की होती है मेनली। तो हम बैक पेन वाले या नी पेन वालों को हम कोशिश करते हैं कि क्लास में ना लें, क्योंकि हमें फिर उनको अलग अलग कराना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली। 3-4 महीने बाद वो मेरे से कहती हैं, गुरुजी मैंने आपकी जब से क्लास किया, मेरे बिल्कुल ये बैक का दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया। तो अब आपने कहा कि महिलाएं कैसे ठीक हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है 40 के बाद ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बैक की, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मैं अपनी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ कि वो पति की सेवा में, बच्चों की सेवा में, परिवार के कामों में इतनी उलझी रहती हैं, वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती।
भाई माताओं बहनों अपने लिए समय निकालो, विशेष रूप से मैं आपसे भी कहता हूँ, आप इनको बोलो कि सब माताओं बहनों को आप अपने पॉडकास्ट पे बोलिए कि समय निकालिए और योग करिए। मैं कुछ ऐसी महिलाओं के साथ हूँ जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, देखेगा कहेगा कि हमें क्यों लिया बीच में। मैं उनसे खुद कहती हूँ, इस एज में आ चुके हैं कि कम से कम पूरा जीवन आपने बच्चों को हस्बैंड को दे दिया, 1 घंटा अपने लिए निकालो। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे वहीं से आया कि उनके बैक में बहुत पेन रहता है। नहीं, लेकिन अगर लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है, हाँ लाइफ स्टाइल, बैक की समस्या क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि बैक पेन वाले लोग जो होते हैं वो जैसे थोड़ा भी दर्द हुआ वो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उनके पहले एक्सरे करेंगे, फिर MRI करेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में ऑपरेशन तक भी बोल देते हैं। लेकिन अगर वो नियमित रूप से कुछ एक्सरसाइज करना प्रारंभ कर दें, लाइफ स्टाइल को एक मेंटेन करना प्रारंभ कर दें, खान पान का ध्यान रखना शुरू करते हैं, जैसे जिनको थोड़ा भी लगे कि बैक पेन है उनको क्या करना है, चावल तुरंत बंद कर देना है। अच्छा, बैक पेन वालों को चावल, बैक पेन नहीं, बॉडी में कोई भी पेन, नी पेन, एंकल पेन, हील्स में पेन, सर्वाइकल पेन, कोई भी पेन हो उनको तुरंत चावल को बंद करना है। उड़द, राजमा, चावल, भिंडी, अरबी, गोभी, इस तरीके की बादी वाली चीजें बंद करनी है। 50% आराम तो उनको वहां से मिल जाएगा। ठीक है। प्लस साथ में कुछ आसन है, भुजंगासन है, शलभासन है, पवन मुक्तासन है, सेतु बंधासन है, इतने आसन है, उनको आप प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। वेट को मेंटेन करके रखिए। जिनका पेट बाहर निकलता है उनको बैक की समस्या आ जाती है। आप ये देखो, जब पेट आपकी कमर ऐसे है, बिल्कुल पेट ऐसे बाहर निकला तो कमर यहाँ से बेंड हो गई। आपने देखा होगा अक्सर पुरुषों की भी ये पेट जब बाहर निकलता है तो बैक ऐसे बेंड हो जाती है। जब ऐसे बेंड होगी और बेंड होती चलेगी, ऐसा पेट निकलता गया, बैक बेंड होती चलेगी। तो यहाँ क्या होगा कि आपकी L4, L5, S1 या कोई भी एक नर्व, 2-3 नर्व दब जाएंगी, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और वो साइटिका में चला जाएगा। स्लिप डिस्क भी वहीं से आपको महसूस हो जाएगी या मसल्स में पेन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब जिसकी क्षमता तो है 2 किलो वजन संभालने की और उस पर पेट में ऐसे बाहर निकला और उस पर 10 किलो वजन टांग दिया, तो बैक पेन तो होना ही होना है। बैक पेन होना ही है। ऐसे ही हम गर्दन के पेन की करेंगे। खासकर हमारी माताएं किचन में ऐसे काम करती हैं, ऑफिस में लैपटॉप पे ऐसे काम करती हैं, और सबसे बड़ा जो कारण आज की डेट में सर्वाइकल और नेक पेन का तो ये मोबाइल हो गया है। सबसे बड़ा कारण है। उस परिस्थिति में क्या करना है, एक तो हाइट को ऐसे बना के रखो। आप ऐसे थोड़ा झुकोगे तो 1 किलो वजन आया, जितने झुके 3 किलो आया, इतना झुके 4 किलो के बराबर आया, ऐसे झुके 10 किलो वजन मान लो आपने यहाँ टांग लिया है। हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है ये केवल इतनी है जो हमारी क्रेनियम में ऐसे जाकर टकरा रही है। आपने देखा होगा जब फांसी कोई लगाता है तो फांसी लगाना ऐसे तख्त से ऐसे टूट जाती है, वो एकदम ऐसे हट जाती है। कहीं फांसी की सजा बहुत मतलब ऐसे इसीलिए दी जाती है कि एकदम से आदमी चला जाए। उस परिस्थिति में जब ये हड्डी इतनी सी है, इसके ऊपर आप इसको ऐसा मोड़ दिया है, ये हालत बना दी है उसकी। सर्कुलेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्राण शक्ति नहीं जाएगी, नस दब जाएंगी, मांस में दर्द आएगा, हड्डी में दर्द आएगा, फिर लास्ट में नर्व में चला जाएगा। पहले आप हड्डी वाले से मिलोगे, फिर आप ये न्यूरो वाले से मिलोगे और फिर भी ठीक नहीं होगी। सर्वाइकल को हमने 15-15 दिन में ठीक किया है, सिर्फ उनकी सही डायरेक्शन करके, सही एक्सरसाइज। और गर्दन को ऑफिस में काम करने वाले लोग भी, जितने भी आप ऑफिस में काम करते हो, हाइट बढ़ा लो, थोड़ा ऐसे करके करो और 1 घंटा काम करो और फिर थोड़ा सा गर्दन को ऐसे ऐसे थोड़ा स्ट्रेच कर लो पीछे ऐसे। उसको नहीं आपको कंटिन्यू, और पिलो नहीं लगाना है, इतना मोटा पिलो लगा लेंगे। और बहुत सारे लोग तो सोफे पे लेटेंगे ऐसे और पूरे दिन टीवी देखते हैं, नेक में पेन आना ही आना है, बिल्कुल आएगा। वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है, चक्कर आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो लाइफ स्टाइल के रोग हैं, इनको ठीक कर सकते हैं, कोई बड़े रोग नहीं है। तो इनको योगा के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। बस छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट करना है, ऐसा नहीं कि आपको परमानेंट लेके ही बैठना है ऑफिस में। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो और बैक के लिए भी थोड़ा सा डाइट पे तो फोकस करना ही करना है। और सर मुझे ना घुटने में जो पेन है, सबसे बड़ी जो आंटियां हैं, आप सोचिए 50 साल की, उनमें चलने में भी प्रॉब्लम है, कहीं हमें कुछ करना है। जैसे अभी आपने एक लाइव एग्जांपल हमें दिया ही है कि वो पंजाब से थी, पर इन लोगों के लिए थोड़ा और गाइड कर दीजिए कि इन्हें किस तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन करके चलना। मैंने आपसे 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी घुटने के दर्द के लिए, और पहली मेरी 5 मिलियन व्यूज पे वीडियो गई थी। उसी से हम सोशल मीडिया पे, लोग कहते हैं सोशल मीडिया स्टार हो गए। सोशल मीडिया पे हम उसी वीडियो से ग्रो किए थे, घुटने के दर्द से। और वो 50 लाख लोगों ने देखी। उसमें इतने कमेंट भर भर के आए कि हमने किया, हमें लाभ मिला, हमने किया, हमें लाभ मिला। घुटने के दर्द की समस्या भारत के अंदर बहुत ज्यादा है,
और सेकेंडरी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। कल भी मेरे पास 10 फोन पाकिस्तान से और 10 के 10 फोन घुटने के दर्द वाले आए। हम हालांकि पाकिस्तानियों को योग नहीं कराते, खुले हम बोल रहे हैं। हम उनको भी मैसेज करते हैं सीधा सीधा, अगर क्लास करना चाहते हैं तो हम उनको ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तानियों को क्लास नहीं देते हैं। हम जो व्यक्ति गलत करेगा, आतंकवादियों का साथ देगा, हम उनके साथ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो हम नहीं कराते हैं खुलेआम। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप देखना, मैं स्पष्ट लिखते हैं हम। फिर भी मानव के नाते वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम उनको वीडियोस भेज देते हैं कि आप हमारी वीडियोस देख लीजिए और अपना इस वीडियो से आप अपना आराम ले लीजिए। घुटने के दर्द में मैंने जैसा कहा बैक पेन वालों के लिए सेम काम करता है। चावल, उड़द, राजमा, भिंडी, अरबी, गोभी, इस तरह की बादी वाली चीजें बंद करनी है। वेट को कम से कम रखना है। कहीं कहीं पानी के कारण, पानी ऐसा होता है, नमकीन खारा पानी होता है कहीं कहीं का, उस कारण से कार्टिलेज घिस जाते हैं। एक्सरसाइज नहीं करते, लाइफस्टाइल करोगे घुटने का दर्द जेनेटिक भी है, अनुवांशिक भी हो सकता है, और प्लस कुछ एक्सरसाइज आप करोगे घुटने के दर्द की, हम आपको बता देंगे, लिंक भी दे देना डिस्क्रिप्शन में। उनके माध्यम से आप 1 महीने में घुटने के दर्द से आप बहुत बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और प्लस रेगुलर आप कर लेना, तो घुटने के दर्द की समस्या का समाधान हमने बहुत दिया। 20-25 वीडियो हमने घुटने के दर्द तो मैं क्यों ना सर के ना जितनी भी घुटने की वीडियो है उनके लिंक शेयर कर दूंगी। जो लोग चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं तो हाँ, चेयर पे बैठ कर, क्योंकि आप चल नहीं पा रहे हो, योग नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज से आप कनेक्ट कर पाएंगे। और सर का तो आप चैनल ही फॉलो कर लीजिएगा, तो लिंक के साथ हम वीडियोस को देखिए, बाकी की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहेगी। और सर मुझे ना एक जो न्यू जनरेशन है उसके लिए ना एक प्रॉपर एक प्लान बता दीजिए कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से आपने बता दिया इसकी लाइफ ऐसी है वैसी है, एक पर्टिकुलरली प्लान बता दीजिए जिससे वो लोग, शायद कुछ लोग तो इस चीज को फॉलो कर पाए। देखिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठेगा वो बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाएगा। विटामिन डी नहीं मिलेगी उसे, बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। जो व्यक्ति सुबह सूर्य उदय से पहले उठता है, यानी सूर्य उदय से 1 घंटे पूर्व उठना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। ये गांठ बांध लो। मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास करता हूं तो सुबह 5 बजे उठता हूं, और सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है, मैं तो 4:30 बजे उठता हूँ। मतलब उससे भी पहले उठ जाता हूँ। ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है, उस दिन आराम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रूटीन बना हुआ है वो। और मैं उसके बाद ये अपनी लाइफस्टाइल बता देता हूँ, उस तरीके की आप फॉलो कर सकते हो। उठिए, सबसे पहले पानी पीजिए बैठ के 2-3 गिलास गुनगुना, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, इतना पी सकते हो। बैठ के धीरे धीरे पानी पियो। फिर खड़े होके थोड़ा टहलो, ताड़ासन, बॉडी स्ट्रेच करो, उससे आपका आलस्य भाग जाएगा और पेट आपका क्लीन हो जाएगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमें तो उठते के साथ ही तुरंत कॉल आती है, हम सीधा टॉयलेट जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, आप सीधा जाइए टॉयलेट में जाइए, उसके बाद आप 1 गिलास पानी, नॉर्मल पानी, ताजा पानी, गुनगुना पानी पीजिए। आंवला, एलोवेरा का जूस पीजिए, या ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी पीजिए, या कोई भी जो भी आप पीना चाहते हो इस तरीके की चीज। चाय छोड़ करके, खाली पेट चाय नहीं पीनी है, बस ये ध्यान रखना। जहर का काम करती है खाली पेट, एसिडिटी बनाएगी और तेजाब बनाएगी, गैस भी बनाएगी, और भी कई प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। लीवर के लिए बहुत जहर का काम करती है। इसके बाद आप उतर जाइए अब मैदान में, अपना योगा मैट उठाओ, 1 घंटा पसीना निकलना चाहिए बॉडी से। बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमारे पास तो कोई मैदान नहीं है। भाई पार्क है, पार्क में करो, सड़क है, सड़क पे करो, छत है, छत पे करो, बालकनी है, बालकनी में करो, जहां आपको समय मिले, जहां आपको जगह मिले, वहां पे आप 1 घंटा। अगर युवा है, जवान है, उनके लिए दंड बैठक है, हनुमान दंड है, वृश्चिक दंड है, अब राममूर्ति दंड है, देसी दंड है, 10-12 प्रकार की दंड बैठक होती है। बैठक लगाइए, ऐसा शरीर से पसीना निकाल दीजिए, उनको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे कभी आप योगा बोर लगता है तो रनिंग करिए। अगर आपको रनिंग भी नहीं करना है तो चलो आप जाओ, जिम भी चले जाओ, लेकिन लास्ट में 15 मिनट प्राणायाम कर लो। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, जो भी आप प्राणायाम कर सकते हो, 3-4 प्राणायाम कर लो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो आपके लंग्स को और आपके हार्ट को और आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा ताकत देते हैं प्राणायाम, क्योंकि जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट करिए। अब ब्रेकफास्ट में क्या, लोग सुबह सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट में खाते हैं पराठे। 3-4 पराठे दबाए और ऑफिस चलेंगे, बैठ गए, बटर रखकर। हाँ, सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो पराठे नहीं खाने हैं भाई। अगर खाना भी है तो 1 पराठा खा लो, 4-5 पराठे खा लेंगे और फिर ऑफिस में जाके भी आंखें बड़ी मुश्किल से खुलती हैं, अपने काम में नींद आती रहती है। सुबह फ्रूट खाइए, 10 बजे तक कच्चा खाना खाना चाहिए। 10 बजे तक सुबह फ्रूट खाइए, हरी सलाद खाइए,
और अगर आपको वैसा खाना है तो भाई पोहा खा लो, उपमा खा लो, इडली खा लो, और आपके साथ में मल्टीग्रेन दलिया ले लो, मूंग की दाल की खिचड़ी ले लो, कोई जूस पी लो, दही खा लो। खाने की चीज तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत है इसके अलावा भी। सर एक मैं ऐसे बीच में आपसे रोक रही हूँ कि कहते हैं कि सुबह उठ के सबसे राजा की तरह खाना चाहिए, दोपहर को फिर उससे कम जो भी है, मतलब फिर तो उसमें पराठे इंक्लूड हुए ना, लोग कहते हैं नहीं, राजा पराठे कौन खाता है बताइए आप? राजा से बड़े तो ऋषि मुनि पराठे खाते हैं। मैं तो ये सुना, पराठे राजाओं के लिए नहीं है, राजा की हिम्मत नहीं। मोदी जी खिला दो पराठे, राजा है मोदी जी, मैं मान जाऊं, कोई सुबह उनको पराठे खिला देगा, एक पराठा नहीं छुएंगे। मैं ऐसे किसी का पॉडकास्ट देख रही थी ना, तो उसमें ये नहीं, मैं भी बोलता हूँ, मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ सुबह महाराजाओं की तरह खाओ, दोपहर में राजाओं की तरह खाओ, शाम को भिखारियों की तरह खाओ, ठीक है, लेकिन उसमें कैटेगरी तो चेंज करो, क्वालिटी तो देखो, क्वांटिटी तो देखो, आप खाना क्या चाहते हो, आपकी बॉडी क्या। भाई मैं एक रिक्शे वाले के लिए तो नहीं कहूंगा कि आप पराठे मत खाओ, खा भाई, तू तो इतनी मेहनत करेगा पूरे दिन, तुझे रिक्शा पेलना है तो खा ले पराठे, तू चाहे पिज्जा खा जा सुबह, तू उसे भी डाइजेस्ट कर देगा। किसान आदमी जैसे फावड़ा चलाना है खेत में जाके, वो 4 पराठे 4 रोटी खा, मेरा खुद का भाई है सगा, शाम के समय मतलब सुबह के समय मम्मी से पानी खाद की रोटी बनवाता है चटनी के साथ, और वो 3-4 रोटी सुबह खा लेता है। मैं ऐसे जाता हूँ गाँव में, मैं देखता हूँ यार तू क्या कर रहा है, कहने लगे खेत पे जाना है मुझे, मगर तो तू इतनी रोटी खा के जाएगा, तो क्या तू मुझे खाने पे भी टोकता है। मैं योग टीचर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह मत खाओ यार, इतनी रोटियां मत खाओ। तो फिर वो जाएगा खेत में, तो 4 घंटे वो खेत में जाएगा, फावड़ा चलाएगा, काम करेगा, साइकिल चला के जाएगा, और 4-5 घंटे बाद आकर दोपहर में फिर 4-5 रोटी खा लेगा वो। अब मैंने सुबह में एक सेब खाया, गाँव में भी जाऊंगा तो मैं कहीं मुझे तो फल दे दो कोई, या मुझे तो बस ऐसे ही रहने दो, मैं दोपहर में खा लूंगा, या फिर कोई लिक्विड में ले लेता हूँ, तो दोपहर में मैं 2 रोटी खाऊंगा। तो मेरी मम्मी, वही मैं आपको बता रहा था कि खाने के लिए भाई जिनकी मेहनत है वो पराठे खा लो। मैं ये डाइट प्लान, ये राजा महाराजाओं की स्थिति उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो लोग बिजनेसमैन है, जिनको शरीर चलाना ही नहीं है, जिनको यहाँ से उठा के उधर बैठा दिया जाए, उधर उठा के उधर बैठे जाए, वो अपने शरीर को तो उठा के बैठा रहे, बेशक दूसरा नहीं बैठा रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ यहाँ से उठे उस सोफे बैठ गए, वहां से उठे उस सोफे बैठ, उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है? उनसे अगर कह दिया जाए कि नीचे से लेकर 4थी मंजिल में सीढ़ी पे जाना, हाँफ जाएंगे वो, उनका सांस निकल जाएगा। तो उनके लिए नहीं है, 1 फ्लोर भी नहीं चढ़ सकते लोग, 1 फ्लोर नहीं, लिफ्ट का सहारा लेते हैं, लिफ्ट का सहारा। अब लंच की ओर आते हैं, तो लंच में आप सामान्य रोटी सब्जी, दाल सब्जी, हरी सब्जी खाइए। शाम के समय आप अगर चाय पीते हो तो फिर वहां पर आप एलोवेरा आंवला ले सकते हो, या ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी, जो भी आप मतलब कोई भी जूस भी ले सकते हो। फिर रात को खाना थोड़ा लाइट खाओ। अब इसमें युवाओं के लिए जो ताकत बनाना चाहते हैं बॉडी में, उनके लिए मैं एक चीज कहूंगा, साबुत मूंग, चना, काला चना, सोयाबीन दाना, लोबिया जैसा होता है, लोबिया, और छोला, व्हाइट वाला छोला, जो छोले वाला काबली छोला, हाँ काबली चना, वो, और इसके अलावा मूंगफली की गिरी, 5-7 अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी एज के अनुसार बादाम की गिरी, ठीक है, और किशमिश, और प्लस अखरोट की गिरी। इन सब चीजों को रात को पानी में भिगो दो, और सुबह उसको या तो उबाल के ड्राई फ्रूट निकाल लो बाहर, बाकी की चीजों को उबालिए, और उसमें प्याज, टमाटर, नमक, हल्का सा सेंधा नमक, और आपका जो भी उसे बढ़िया बना के नींबू वगैरह डाल के आराम से 1 बाउल खाइए। और फिर आप देखिए, ना तो आपको चिकन खाने की जरूरत, ना एग खाने की जरूरत, पूरा प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा, ना फिश खाने की जरूरत, सब कुछ वहां से आपको मिल जाएगा। वेजिटेरियन डाइट है, और वेजिटेरियन ही व्यक्ति को होना चाहिए, शाकाहारी ही होना चाहिए। बिल्कुल सर। मैं कहता हूँ कि जो युवा हैं, जिम कर रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं, कोई पाउडर किसी भी तरीके का नहीं खाने की जरूरत। मैं आपसे कह रहा था, मुझे पाउडर के ऐड करने के लिए 50-50 लाख रुपए के ऑफर आते हैं। जैसे हम आपको साल में 50 लाख रुपए देंगे, आप हमारे इस जिम के पाउडर का ऐड कर दो। कंपनियां मुझे ऑफर देती हैं, तो उन्हें पता है कि योग टीचर है, योग गुरु है, ये बोलेंगे तो लोग खरीद लेंगे, वो हमसे बिजनेस कर जाएंगे करोड़ों का। लेकिन मैं ना तो यूथ को गलत चीज के सलाह दूंगा, मुझे 50 लाख मिल गई, मैं कितने लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर दूंगा। आज जिम के पाउडर और ये सब चीजें खाने से हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज्यादा आ रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे ऊपर केस कर दें, सब मैं उनको बहुत सारे तथ्य दूंगा निकाल करके, अगर ऐसा कोई करता है। मैं उनको स्पष्ट, मेरे पास रिकॉर्ड है बहुत सारे, ये यहाँ से ये घटना हुई है, वहां से ये घटना हुई है। स्टेरॉइड ले रहे हैं बच्चे, लेने की जरूरत नहीं, और स्टेरॉइड जानलेवा है। कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना के अंदर हार्ट अटैक क्यों हो रहे थे? क्योंकि सांस के रोग में सबसे पहले स्टेरॉइड दी जाती है, और हैवी डोज स्टेरॉइड की दी गई, हार्ट इफेक्ट पड़ा, हार्ट अटैक हो गए। ऐसी परिस्थिति में ये स्प्राउट्स खाना बहुत जरूरी है। उसमें 1 चम्मच मेथी डाल लो, मेथी दाना, वो बॉडी पेन किलर का भी काम करेगा, और दूसरा ब्लड को साफ करेगा, लीवर के लिए बहुत अच्छा रहता है। चुकंदर खाओ, गाजर खाओ, मौसम के अनुसार मौसमी फल खाओ, मौसमी सब्जियां खाओ।
तो ये रूटीन होना चाहिए। और शाम को, अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे जी वो आपने खाने का बता दिया, लेकिन भैया बीच में जो ऑफिस वाले ऑफिस जाओ और जो पढ़ने वाले स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जो घर पे स्टडी कर रहे हैं, घर में माताएं बहनें अपना घर का काम करो। जो अभी आपने जो हमें बताया दाल, साबुत दाल वाला, तो ये क्या महिलाएं भी कर सकती हैं? महिलाएं भी कर सकती हैं, क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है। यूरिक एसिड जिनको बढ़ा रहता है उनको ये नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रोटीन है। उनके लिए फ्रूट्स है ना, आप फ्रूट्स लीजिए, उनको फ्रूट्स लीजिए, उनके लिए और उपमा पोहा बहुत सारी चीजें, बचा हुआ नहीं खाना है बस। ठीक है। माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से कहूंगा कि वो बच्चों का, पति का बचा हुआ खाना बंद कर दो। खराब जाएगा, डस्टबिन में जाएगा। पहले तो उनको उतना ही दो, दूसरा उतना ही बनाओ, या वो बनाओ जो आप भी खा सकते हो, या जो वो खाना चाहते हैं तो उसको इस तरीके से बनाओ कि वो आपको नुकसान ना दे, खासकर उनको जिनको वजन कम करना है। डाइट हमारे जीवन का, यानी आहार, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी हमारा आहार व्यवहार युक्त यानी संतुलित होना चाहिए। अकेला ना तो योग कुछ करेगा, ना जिम कुछ करेगा, ना डांस, ना एरोबिक, ना जुम्बा। आपका जो भोजन है, आपका जो खाना है, जिस तरीके से आप खाना खा रहे हो, कितना आप खाना खा रहे हो, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका सही निश्चित समय। एक चीज और मैं साथ में कहता हूं कि उठने का समय फिक्स होना चाहिए, सोने का समय फिक्स होना चाहिए, साथ में आपका खाने का समय फिक्स होना चाहिए, फ्रेश होने का भी समय फिक्स होना चाहिए, टॉयलेट जाने का समय फिक्स होना चाहिए। 10 मिनट आगे पीछे करो, आपका सिस्टम वहीं से चेंज हो जाएगा। आजकल ना सर एक वो भी चल रहा है, छोटे बच्चों की आई साइट चली जाती है। देखा बहुत कम एज में बच्चों को देखो। मैं तो जब से कोविड के बाद ना देखा है, हर एक दूसरे बच्चे के पास चश्मा लगा हुआ है। 2 बड़े कारण है। एक तो बहुत छोटे बच्चों की आई साइट जाने का कारण माताओं का प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा स्क्रीन को देखना। वहां तक कोई नहीं जाएगा, मैं आज बता दूं आपको। जो माताएं प्रेगनेंसी के समय में, गर्भावस्था के समय बहुत ज्यादा टीवी देखती हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल को चलाती हैं, क्यों करेंगी? काम तो कुछ होता नहीं, डॉक्टर भी बेड रेस्ट बता देते हैं। आजकल फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, खान पान उनका ठीक रहता नहीं है, दवाइयों पे पूरा जीते हैं और साथ में वो मोबाइल चलाते रहती है पूरे दिन। तो जो माँ कर रही है वो बच्चे पर पड़ेगा, ध्यान समझ लो, जीन में आता ही आता है। बिल्कुल आएगा। प्लस फिर क्या करेंगे, बच्चा जब छोटा होता है, छोटे से बच्चे को भी मोबाइल दिखाते हैं। और फिर वो बहुत छोटे से बच्चे को, वीडियो में मैंने भी देखा है, मैंने बल्कि आंखों से साक्षात्कार किया, देखा है, तो उसमें छोटा बच्चा ऐसा लेटा हुआ है, उसके आगे मोबाइल लगाएंगे जला के, तो उसको देख रहा है, फिर इधर करेंगे इधर देख रहा है, तो बड़े खुश हो रहे हैं, इधर करेंगे इधर देख रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं, अरे मेरा बच्चा तो मोबाइल को समझने लगा। वो उसको आदत तो तुम ही डाल रहे हो, प्लस उसकी जो आंखों पे जो रोशनी पड़ रही है वो इतनी निगेटिव है, उसकी जो ऑप्टिक नर्व है, जो आपकी आंखों से के तार हैं जो ब्रेन को संकेत दे रहे हैं, जो यहाँ से भाई अब ये लाइट है, ये यहाँ से इसके तार जा रहे हैं इधर बोर्ड में, तो यहाँ से लाइट तो हमें तभी मिलेगी तो वहां से कुछ आएगा। तो ये तो केवल बल्ब है, ब्रेन को सिग्नल दे रहा है। ये जो है ये तो बल्ब है। ये तो किसी दूसरे के यहाँ भी लगा दिए जाते हैं निकाल के। लगा दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो नर्व है इसके पीछे, खासकर उसको विशेष रूप से ऑप्टिक नर्व, वो डैमेज हो जाती है। उस नर्व को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक तो डायरेक्ट आंखों पर लाइट नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा क्या करते हैं, मोबाइल तो है ही एक बड़ा कारण, दूसरा क्या करते हैं, सुबह उठेंगे सबसे पहले टक लाइट जला देंगे, लाइट ऑन कर देंगे और वो एकदम आंखें ऐसे करती हैं, क्या डर लगता है, बहुत गलत है। हम योग में जरा सी भी देर के लिए आंखें अगर बंद कराते हैं ना, किसी की 2 मिनट भी, 1 मिनट भी, तुरंत हाथों का रब कराएंगे, अच्छे से रब करो और आंखों के ऊपर लगाओ, आंखों को अंदर ही अंदर खोलो, अंदर ही अंदर खोलो, फिर उसके बाद बाहर। यानी आंखों को डायरेक्ट लाइट में नहीं लाना है, धीरे धीरे लाओ। पहले आप अगर उठते हो तो धीरे 5 मिनट आंखें अंधेरे में लेटे रहो, आंखों खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, फिर धीरे से कोई एक लाइट ऑन करो और धीरे धीरे बाहर आप निकलो। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, छोटे बच्चों की आंख का कारण है, माता गर्भावस्था के दौरान आंवले का सेवन करे, नंगे पैर घास पे चले, तो बच्चों की आई साइट बनी रहेगी। पहले गांव की हमारी आंखों पे तो नहीं लगा चश्मा। आजकल तो लेडीज जैसे ही प्रेगनेंसी की खबर, उससे पहले नहीं, जैसे पता चलती है बेड रेस्ट पे ही हो जाते हैं। तो डॉक्टर बोल देते हैं, आप वीडियो देखते हो ना विदेशों में, तो वो रनिंग कर रही है, ओलंपिक में भाग ले रही है प्रेग्नेंट लेडीज, और हमारे यहाँ बिस्तर पड़ी है, अरे जिम कर रही है, वेट लिफ्टिंग कर रही है। लेकिन हम योग में कराते हैं, एक हमारी योग टीचर है डॉक्टर श्वेता, वो प्रेगनेंसी योगा ही कराती है मेनली। हमारे पास जितने प्रेगनेंसी केस आते हैं उन्हीं को देते हैं। वो गर्भ संस्कार पे भी बात करती हैं, तो वो किसी को बेड रेस्ट पे नहीं जाने देती, उनको प्रॉपर योगा कराती हैं, नॉर्मल डिलीवरी तक कराती हैं वो।
और पहली बात तो नॉर्मल डिलीवरी आज की डेट में माताएं बहनें हमारी चाहती नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, नहीं चाहती है। हाँ, कोई दर्द पेन को लेना नहीं चाहता है, सीधी सी बात है। सही बात है। वो भी एक तरीका गलत है, नेचुरल प्रोसेस से ही होना चाहिए। खैर उस ओर भी नहीं जाना चाहते। आई साइड के लिए आंवले का सेवन, जिनकी हो गई है वीक उनके लिए, और प्लस आंखों की नर्व को मजबूत करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, उसकी वीडियो भी हम आपको लिंक में दे देंगे। हाँ, आप दीजिएगा क्योंकि डालना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं छोटे बच्चे सोचिए अभी से चश्मा लग गया, पूरी लाइफ पड़ी है उन बच्चों के लिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा आपने बताया कि महिलाएं, आपको ही पता है टाइम बेड बिस्तर पे पड़े तो एक क्या करें, रील स्क्रॉल करने के अलावा और कोई 10 साल पहले क्या करती थी? बहुत सारे काम थे। आप क्यों नहीं है? अब इतने काम, तो सुविधाएं बहुत हो गई ना। यही तो बात है कि 10-15 साल पहले अगर आप देखोगे कि हम तो अभी भी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि बहुत छोटे से गांव से, जहां आज भी महिलाओं के पास छोटा सा कीपैड का फोन है, वो भी सिर्फ तब यूज करती हैं कोई फोन आएगा तो उठा लिया। हाँ। उन्हें इतना ही पता है ये बटन दबा दिया, उठा लिया और इससे काट दिया, मिला भी नहीं सकती। अगर 2-3 दिन कॉल ना करो तो वो भी भूल जाते हैं। हाँ, वो भी भूल जाती है। तो फोन वो ऐसे रखा रहता है। उनका टाइम कैसा कटता है? बहुत सारे काम है उनके पास। काम तो सबके पास है, टाइम ही नहीं है। काम सबके पास है, करना नहीं चाहते। और ये जो दुनिया, कॉर्पोरेट वाली दुनिया सब इधर रह रही है, नोएडा एक्सटेंशन और गुड़गांव और मुंबई के जो फ्लैट्स में दुनिया रह रही है, ये लोग काम तो दे रखे हैं अपनी मेड को। सही बात है कि नहीं? मैंने एक वीडियो बनाई और वीडियो पे चक्की चालन कराया। हाँ। तो उसमें वो वीडियो वायरल हो गई। उसमें लोग कमेंट आए कि अगर इन्होंने, उसमें लेडीज चक्की चला रही थी। चलो मैं अगर वीडियो बनाऊं कमेंट ऐसे नहीं आएंगे। उसमें ग्रुप क्लास थी और मैंने उसमें ग्रुप में चक्की चलवा दी और वीडियो वायरल हो गई थी, 4-5 मिलियन पे चली गई। तो उसमें कमेंट है, अगर ये महिलाएं अपने घर के अंदर चक्की चला रही होती, चलाती, तो इनको ये आज ना चलानी पड़ती आर्टिफिशियल चक्की। सही बात। एक हमने वीडियो बनाई, एक ऐसे करके एक्सरसाइज थी, हाथ में कपड़ा लेके ये ऐसे पोछा, आपने भी देखी होगी। एक ऐसे वीडियो बनाई तो उसपे ये लिखा, अगर ये अपने घर में सही में पोछा लगा रही होती तो इनको ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी चीजें, खाना बनाने के लिए कोई और आएगा, मेड आएगी, पोछा लगाने के लिए, झाड़ू लगाने के कोई और आएगा, और हमें सिर्फ फोन चलाना जी पूरे दिन। मेरे पास टाइम ही नहीं है, फोन चलाने से फुर्सत नहीं है। मैं मानता हूँ वर्किंग वुमेन है जिनको ऑफिस जाना है तो उनके लिए ठीक है, लेकिन ऐसी भी है जिनको वर्किंग भी नहीं, उनके घर में हर तरीके के लोग आने। बिल्कुल। सुबह योगा सेंटर पे हमारे यहाँ लोग आते थे और सर मुझे जल्दी जाना है। क्या? अरे वो मेड का मैसेज आ गया, आज नहीं आएगी। दहशत हो गई उसको, दहशत। तो आप बताइए। बिल्कुल सही बात है, ये तो होता ही है। तो देखो, थोड़ा एक्टिविटी, थोड़ा फिजिकल, थोड़ा मेंटल, थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी स्वस्थ रहने के लिए। जब तक इस शरीर को चलाओगे तब तक ये आपको चलाएगा। जिस दिन आप इसको चलाना बंद कर दोगे, ये आपको बिस्तर पर लिटा देगा। ध्यान रखना बस। तो एक वैसे कह सकते हैं ना, इसमें शायद कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, जैसे ही बहू आती है सास बीमार हो जाती है तो ये शरीर चलना, ये तो अलग बात है ना। तो कभी सास को बहू अच्छी मिलती, और जब बहू सास बनती है तो उसको बहू नहीं और बहू को सास नहीं है, तो कोई बात है। जब एक महिला, हम देखा जाए तो शरीर बंद हुआ ना, आप जो काम कर रहे थे वो थोड़े थोड़े कम हुए तो परेशानी आना शुरू हो गई। नहीं, ये तो आपने अपनी बात कह दी है, तो कोई बात नहीं है। क्योंकि आप बहू हैं अभी। जब आप सास बनेंगी तो आपको बहू अच्छी नहीं मिलेगी। आप नंद है तो आपको भाभी अच्छी नहीं मिलेगी। आप भाभी हैं तो आपको नंद अच्छी नहीं मिलेगी। ये आपकी नहीं, एक हर प्रत्येक महिला की समस्या है। जब वो नंद बनेगी तो भाभी अच्छी नहीं मिलेगी, भाभी बनेगी नंद अच्छी नहीं मिलेगी, सास बनेगी बहू अच्छी नहीं मिलेगी, बहू बनेगी सास अच्छी नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है। नहीं, आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। आप तो वैसे भी आध्यात्मिक और ज्योतिष आचार्य का कोर्स कर रही हैं, तो आप तो वैसे ही आध्यात्मिकता से बहुत प्रोत है, तो आप इन सब चीजों से कहाँ, ये तो सामान्य बड़ी वालों को फर्क होता है। वही शरीर चलाने वाली बात पे ही कह रही हूँ कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इस चीज ग्रस्त हो जाती है। फिर जैसे ही कि मेरे घुटने में दर्द हो गया कि भाई 1 साल पहले तो आप ठीक थी, अचानक से क्या हुआ। नहीं, कई बार हो जाती है समस्या, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। देखो, मेरे घर में मेरी माता जी के घुटने में आज से 30-40 वर्षों से दर्द है, और डॉक्टर ने 40 वर्ष पहले बता दिया था कि इनको मतलब 30 वर्ष पहले घुटने चेंज कराने हैं। हमने नहीं कराया आज तक, आज चल रही है वो। मतलब आप चेंज क्यों नहीं कराए, क्या रीजन? नहीं, हमने चेंज कराने इसलिए नहीं कराया कि हम उनको कुछ एक्सरसाइज बता देते हैं। मैं नहीं बताता हूँ, किसी और डॉक्टर से हम कंसल्ट करके एक्सरसाइज बतवा देते हैं। मेरी तो नहीं मानेंगी, तो वो एक्सरसाइज करती है, उनको आराम मिलता है। तो हम ये मानते हैं कि 15 साल और काट ले, वो 15 साल बाद चली जाएंगी। बचनी तो है नहीं, क्योंकि मोटापा भी ठीक ठाक है और बीमारी भी रहती है। तो हम ये आपसे 20-30 साल पहले हमें ऐसा लगता था कि हमारी माँ मतलब लंबा जीवन नहीं है, बीपी हाई 200 पार हो जाता है, बेहोश हो गिर जाती थी। लेकिन हमने उनको बहुत सारी चीजों की लाइफस्टाइल चेंज की है, और अभी ईश्वर की कृपा से वो 15-20 साल को हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे, बाकी ईश्वर के हाथ में है। मतलब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में बहुएं हो और वो ये समझ लगे अरे तुम्हारी माँ तो हर समय बीमार रहती है।
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, मेरा भी पॉइंट वो नहीं था, मैं बस कुछ लेडीज के लिए बोल रही थी, क्योंकि जैसे आपने अपनी माता जी के लिए बताया, हो सकता है उनका ज्यादा वजन होने की वजह से हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक एज पे जाके दर्द होता है। 22 या 23 साल में भी अगर किसी का वेट बहुत ओवर है तो उसके भी हाँ हो जाता है, उनको एंकल में पेन हो जाता है, एडी में पेन हो जाता है, क्योंकि नींव कमजोर है, वजन ऊपर से ज्यादा बिल्डिंग बनाओगे तो ऑब्वियसली क्या नाम डैमेज आएगा ही। ये ऐसी बॉडी हमारे जितने भी जॉइंट है वो सब ऐसे काम कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अब मान लो उनमें या तो फ्लूइड कम हो जाए, यानी गाड़ी के पहिए में अगर ग्रीस खत्म हो जाए तो वो घिसने लगता है, तो यही सिस्टम है अपनी बॉडी का भी। तो उसके लिए एक तरीका तो ये दूध में हल्दी डालो, हल्दी और दूध में हल्दी और 1 चम्मच आपका ये घी डाल के, गाय का घी डाल के सूप उबाल के गरम 1 कप पीना चाहिए। सर मुझे ना एक ये भी जानना है, जैसे पीसीओडी आजकल महिलाओं का एक कॉमन ही प्रॉब्लम है कि हर एक तीसरी लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, ये कारण क्या, क्यों होती है ये? इसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे आप? देखिए इसका एक बड़ा कारण है बहुत सारी दवाइयाँ, मतलब दवाइयों से ही पीसीओडी होता है ऐसा? बहुत सारी जो लड़कियां हैं आज के समय में ऐसी दवाइयों का सेवन कर लेती हैं, आप इस तरह से समझ सकते हो, कुछ गर्भ को रोकने के लिए, गर्भावस्था को रोकने के लिए ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जिस कारण से पीसीओडी की समस्या बनती है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण इसका लाइफ स्टाइल है, सबसे बड़ा कारण लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, तो कोई एक्सरसाइज नहीं है, मोटापा है तो पीसीओडी कारण। मोटापा का कारण भी पीसीओडी को ही माना जाता है। मोटापा का कारण पीसीओडी है, पीसीओडी का कारण मोटापा है, दोनों एक दूसरे को जोड़ के चलते हैं। बिल्कुल। और इसका आप उपाय अगर हम माने तो कपालभाति प्राणायाम कर लो 15 से 20 मिनट। ठीक है, 15 से 20 मिनट कपालभाति कर लो, भुजंगासन कर लो, शशांकासन कर लो और पवन मुक्तासन कर लो और एक उत्तान पादासन कर लो, मतलब 4-5 आसन करो और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करो, तो पीसीओडी की समस्या आपकी 40-50 दिन में दूर हो जाती है अगर स्टार्टिंग में से करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा समस्या होगी तो कई बार सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। तो इस तरीके से इसका अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो मेनली कि भी हमें इससे बचना है, तो ये जागृति होनी चाहिए सबसे पहले कि कोई भी इस तरीके की दवाई का सेवन ना किया जाए कि जो हमारे शरीर को आगे चल करके नुकसान दे, और एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए सर आपकी वीडियोस तो सब लोग देख ही रहे हैं, पर आपसे कोई कनेक्ट होना चाहता है तो वो किस तरीके से कनेक्ट हो पाएगा? देखिए हमारा एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मेरा एक नंबर है व्हाट्सएप पे 9711305988। आप अपनी स्क्रीन पे उसको आप दे सकते हो जी। वो नंबर पूरी पब्लिक सारी सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और वो नंबर सबसे बड़ी बात है कि मेरे हाथ में रहता है। ठीक है। मेरे पास दिन में 400-500 कॉल आती हैं, कॉल्स तो मैं नहीं पिक कर पाता, लेकिन व्हाट्सएप जितने आते हैं मैं उनको खुद रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। मतलब सोशल मीडिया पे जाने के बाद लोग जनरली बात नहीं करते, मैं कनेक्ट रहता हूँ। हाँ वही इसीलिए मैंने पूछा था आपसे लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग आ तो जाते हैं, पर एक्चुअल जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है वो एक प्लेटफॉर्म आपने जैसे एक नंबर तो मैंने सबसे पहले नंबर ही दे दिया। जी, कोई नहीं दे सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मैं टीवी चैनल पे नंबर दे देता हूँ जाके। मेरा एक इंटरव्यू था एक टीवी चैनल, बड़े टीवी चैनल में, मैंने वहां से अपना नंबर बोला, बाद में एंकर करी सर आपने ये क्या किया, आपके पास आप परेशान हो जाओगे, कॉल इतनी कॉल्स आएंगी। बोला कोई नहीं, हमारा परिवार है, लोग अपनी समस्या ही तो बताएंगे, हम समाधान करेंगे। सही बात। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लोग, हमें धमकी थोड़ी देंगे कि हम तुम्हें मार देंगे। तो हमसे अपनी समस्या ही तो पूछेंगे, हम समस्या के लिए बैठे हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगी जो मेंटल हेल्थ में योग किस तरीके से कार्य करता है, कि वो किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं? देखिए मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। बिल्कुल। आजकल देखने में आता है कि जब छोटे बच्चे स्कूलों में उनकी मेंटल हेल्थ और मेंटल प्रेशर इतना हो गया है पढ़ाई का कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। बिल्कुल सर, अभी बहुत सारे केसेस भी ऐसे बहुत सारे न्यूज में, और मैंने भी खबरें देखी हैं, एक इंदिरापुरम की भी अभी घटना मैंने देखी थी। तो बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है, ना तो अध्यापक को करना है ना माता पिता को करना है। वो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाओ, लेकिन उनके अगर मान लो 100 में से 90% नंबर आए हैं तो 90% में मम्मी उनको ये डांटेंगे, उनके पिताजी डांटेंगे, नहीं तेरे 99 क्यों नहीं आए? अरे भाई अपने देख लो। सही बात। तुम्हारे कितने आए थे? मैं कहता हूं कि 90% नंबर आए, आप उसको प्रोत्साहित करो, प्रोत्साहन दो, उसको पॉजिटिव बोलो, बेटा बहुत बढ़िया, आगे से और मेहनत करना और नंबर आएंगे, तो बच्चा खुश होगा, अगली बार और मेहनत करेगा। अगर आपने कहा उसको पीट दिया, डांट दिया, तो बच्चे फिर कुछ गलत कदम उठाते हैं। बिल्कुल सर। बड़े लोग भी मेंटल हेल्थ, बड़ों लोगों की स्ट्रेस के कारण बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है। उसके लिए मैं सरल उपाय बताता हूं
प्राणायाम, और प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम 72,72,10,202 नस नाड़ियों को शुद्ध और पवित्र और एक्टिवेट करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी 72,000 नस नाड़ियों को मानती है, परंतु हमारे ब्रह्मऋषि कृष्णदत्त जी महाराज हमारे गुरुदेव हुए हैं, गुरुकुल लाक्षागृह बरनावा, जहां से हमने शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा है 72,72,10,202 नस नाड़ियां हमारे मनुष्य के शरीर में होती हैं और उनको एक्टिवेट और पवित्र करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यानी ब्रेन को रिलैक्स करेगा, मस्तिष्क को शांत करेगा, मानसिक बीमारियों से बचाएगा, मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा, और साथ में आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम यानी आपकी ब्रेन की मसाज करेगा, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएगा और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। तो जब ये सब चीजें आपकी ठीक होने लगेंगी तो मेंटल हेल्थ आपकी बैलेंस रहेगी। ऑल ओवर अगर मैं कहूं कि एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, डाइट, डेली रूटीन, अपना कार्य पॉजिटिविटी के साथ करना, शिद्दत से करना, मन से करना, सकारात्मक सोच के साथ करना, तो मेंटल हेल्थ आपकी बनी रहेगी, बढ़िया तरीके से काम करती रहेगी। बिल्कुल। अगर सर आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं, जैसे आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमें दे दिया, और जैसे आप क्लासेस ऑनलाइन देते हैं तो वो किस माध्यम से देते हैं, किस तरीके से लोग आपसे कनेक्ट करें? देखिए, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे लोग जुड़ते हैं। पहले तो हम अपना 25 तारीख को, प्रत्येक महीने की 25 तारीख को हम अपनी क्लास की ओपनिंग करते हैं अगले बैच के लिए। हम नॉमिनेशन लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐड करते हैं, बताते हैं कि हमारी क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पर, हमारा नंबर है 9711305988, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। प्रत्येक महीने के फर्स्ट से, यानी 1 से अभी 1 अक्टूबर आएगा तो 1 अक्टूबर से हमारी क्लास स्टार्ट होगी अगले महीने की, नया बैच। वैसे तो हमारे एक बैच लगभग फुल रहते हैं, 20-30 सीट हम हर महीने किसी को दे पाते हैं। तो उसके लिए 25 तारीख में हमारे सोशल मीडिया पर योगा विद सोहित योगी इंस्टाग्राम, योगा विद सोहित योगी फेसबुक, योगा विद सोहित योगी यूट्यूब, या सोहित योगी आप गूगल पे भी डाल दोगे तो उसमें ही इतना, मतलब हमारी वीडियोस वायरल है, ये निकल करके आ जाएंगे। तो वहां पर आप जाकर के अपनी सीट बुक कर सकते हो, या हमारे नंबर पर, मुख्य रूप से तो नंबर पर ही करनी है, तो हमारा नंबर है 9711305988। व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक कर सकते हो और हमारे साथ योग करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हो। और जो लोग आपसे नहीं कनेक्ट कर पाते हैं तो आपकी वीडियोस के द्वारा ही लाभ उठा सकते हैं। जो नहीं कर पाते हैं तो हमने 1200 वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाली हुई हैं, तो हमारी अगर वीडियो देखना चाहते हो तो कोई भी, मान लो कमर दर्द है तो कमर दर्द लिखो यूट्यूब पे और हमारा नाम लिख दो, ठीक है। अगर हमारी वीडियो देखना चाहते हो, जैसे सर्वाइकल है, सर्वाइकल लिखिए और हमारा नाम लिख दीजिए, हमारी वीडियो आएगी। नी पेन है, घुटने का दर्द है, लिखो और हमारा नाम लिख दो। मोटापा है, नाम लिखो, हमारा नाम लिखो, तो हमारी ही वीडियो सामने आ जाएगी, उससे आप अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हो। बिल्कुल। देखो, सर ने बहुत आसान तरीका भी बताया है कि आपको सर्च करने का भी तरीका बता दिया। भाई, जो प्रॉब्लम है उससे लिखो, साथ में सर का नाम लिख दीजिए और आपको वीडियो आसानी से भी मिल जाएगी। और सर से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो भाई उसके लिए आपको जल्दी ही, आपको 1 तारीख में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, नहीं तो फिर सीट फुल हो जाएंगी। क्योंकि मुझे तो सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, शायद हो सकता है मैं भी सर के साथ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करूं। और सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आप पॉडकास्ट हो पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पर्सनल रूप से मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिली है आपसे बात करके, क्योंकि आप भी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं और ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, अभी स्टडी भी कर रही हैं और आगे चल के बहुत सारे लोगों को भी आप ज्ञान देंगी। और मैं धन्यवाद करता हूँ धर्मसूत्रा का कि ये आपने मुझे अवसर दिया, और मैं कहता हूँ इनके साथ जुड़िए, इस चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब भी करो, और हमारे जैसे विद्वान और हमारे जैसे अलग अलग फील्ड के लोग आपको इस चैनल पे मिलेंगे, और जितना हो सकता है इसको शेयर भी करना, कमेंट भी करके, और कमेंट करके पूछना हमसे, हम इसका उत्तर देंगे कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप इसमें क्या जानना चाहते हो, तो वो भी आपको इस पर मिल सकता है। अगर आपके कोई और ज्यादा क्वेश्चंस होते तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे फिर से इस शो पे उन्हें लेके आए, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जो भी क्वेश्चन है, जैसे भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और घर में एकदम मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। राधे राधे। राधे राधे।